गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको सल्फर, आयरन, मैग्नीज एवं कॉपर अनिवार्य पोषक तत्वों पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि सल्फर जो होता है इसको पादप मृदा से सल्फेट आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सल्फर प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एमिनो अम्लों के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा हमने आपको बताया सल्फर जो होते हैं वो विटामिन बी और कोएंजाइम ए में उपस्थित होते हैं। सल्फर किस में उपस्थित होते हैं? विटामिन बी के अंदर उपस्थित होते हैं और कोएंजाइम ए के अंदर उपस्थित होते हैं। यदि सल्फर की कमी पादपों में हो जाए, सल्फर अनिवार्य पोषक तत्व की पादपों में कमी हो जाए तो पौधे की पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। सल्फर की कमी से पौधे जो होते हैं वो बौने रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। उसके बाद हमने आपसे बात की थी आयरन के बारे में, लोहे के बारे में, और आपको मैंने बताया कि पौधे जो होते हैं वो लोहे को, ठीक है, Fe+3 अर्थात फेरिक अम्ल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे आयरन को मृदा से फेरिक आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। परंतु उपापचयी क्रियाओं के लिए फेरस आयन अधिक क्रियाशील होता है। उपापचयी क्रियाओं के लिए फेरस आयन अधिक क्रियाशील होता है। आयरन जो होता है वो पादपों के अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। आयरन जो है वो पादपों के अंदर श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के रूप में सहायक होता है। साथ में मैंने आपको बताया है कि आयरन जो होता है वो क्रेब्स चक्र, साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना एवं मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सहायक होते हैं, क्रेब्स चक्र और साइटोक्रोम संरचना के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, आयरन की यदि कमी पादपों में हो जाए तो पादपों के अंदर कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं? नंबर 1 है कि पादपों की जो तरुण पत्तियां होती हैं उन तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। आयरन की कमी से पौधे की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनमें कोशिका विभाजन की क्रिया कैसी हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। कोशिका विभाजन की क्रिया रुक जाती है। इसलिए आयरन जो होता है, अगर पादपों में आयरन लोह तत्व पर्याप्त मात्रा में है तो कोशिका विभाजन अधिक तेजी से होगा, और आयरन की कमी होने पर कोशिका विभाजन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दूसरा मैंने आपको बताया प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया एवं श्वसन की जो क्रिया होती है वो पादपों में कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी कॉपर के बारे में। पौधे जो हैं वो मृदा से कॉपर प्लस आयन, +2 आयन और कॉपर +1 द्विसंयोजक और एकल संयोजक दोनों आयनों को मृदा से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कॉपर जो है मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कॉपर जो होता है वो पादपों में किसके अंदर सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। कॉपर की यदि कमी पादपों में हो जाए तो मैंने आपको बताया कि पत्तियां मुरझा जाती है। पत्तियों का जो शीर्ष भाग होता है वो सफेद रंग का हो जाता है या सफेद हो जाता है।
साथ में मैंने आपको बताया नींबू जो होता है उसमें कॉपर आयन की कमी हो जाए, नींबू के पौधे में जब कॉपर आयन की कमी हो जाती है तो नींबू में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे शीर्षारंभी रोग के नाम से जाना जाता है, जिसे डाईबैक डिजीज के नाम से भी क्या है जाना जाता है। उसके पश्चात हमने आपसे मैग्नीज के बारे में बात की और आपको बताया कि पौधे जो होते हैं वो मैग्नीज को मृदा से, ठीक है, पौधे जो होते हैं वो मैग्नीज को मृदा से मैग्नस आयनों के रूप में क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। मैग्नीज जो होती है वो मृदा के अंदर मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में क्या है पाई जाती है। मैग्नीज जो होती है वो पादपों में श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, नाइट्रोजन उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में क्या होता है सहायक होता है। मैग्नीज जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है सहायक होता है। देखिए मैग्नीज की कमी से पादपों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीज की कमी से जो पौधे होते हैं उनकी जो युवा पत्तियां होती हैं, परिपक्व पत्तियां होती हैं, उनमें हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा मैंने बताया कि पौधे का जो वृद्धि होती है वो कैसी हो जाती है कम हो जाती है। तीसरा मैंने बताया है कि मैग्नीज की कमी से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, मैग्नीज की कमी से मटर का जो पौधा होता है उसमें एक रोग उत्पन्न होता है जिसे मटर मार्स रोग कहा जाता है। मैग्नीज की कमी से ही जई के पौधे में एक रोग होता है जिसे ग्रे स्पिक रोग के नाम से उसे जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो शेष अनिवार्य पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे। और कौन कौन से अनिवार्य तत्व शेष रह गए, एक है बोरॉन, दूसरा है जिंक, तीसरा है मोलिब्डेनम, चौथा है निकेल और पांचवा है क्लोरीन। इन 5 अनिवार्य पोषक तत्वों पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस remaining essential nutrients which is found in plants. Okay, लेसन नंबर 8 हमारा रेगुलर चल रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हम पढ़ेंगे बोरॉन, अनिवार्य पोषक तत्व के बारे में। ठीक है, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, जिंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, निकेल के बारे में बात करेंगे और एक और रह जाएगा आपका सबसे अंत में जिसको मोलिब्डेनम अनिवार्य तत्व पर आपसे बात करेंगे। आज हम इन 5 अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बोरॉन के बारे में। बोरॉन, ठीक है, जिसको बी के द्वारा प्रदर्शित करता है। मैं आपको बता दूं कि पौधे जो होते हैं वो बोरॉन को, पौधे जो होते हैं वो बोरॉन को बोरेट के रूप में क्या करते हैं अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो बोरॉन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, बोरेट के रूप में क्या करते हैं अवशोषित करते हैं, BO3+2, ठीक है, सॉरी BO3-3 लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा है B4O7-2। तो पौधे जो होते हैं वो बोरॉन को बोरेट के रूप में मृदा से क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, BO3-3 B4O7-2 के रूप में क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। देखिए बोरॉन मृदा में उपस्थित, ठीक है, बोरॉन क्या काम करती है, मृदा में क्या उपस्थित होता है कैल्शियम होता है। बोरॉन जो होता है वो मृदा में उपस्थित कैल्शियम से क्या करती है क्रिया करती है।
ठीक है। बोरॉन मृदा में किस रूप में पाई जाती है? बोरेट के रूप में पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कैल्शियम बोरोट का किसका निर्माण होता है? कैल्शियम, ठीक है, Ce3BO3 होल ट्वाइस, किसका निर्माण होता है? कैल्शियम बोरेट का क्या होता है? निर्माण होता है। मैंने आपको बताया है कि बोरॉन जो होता है वो मृदा में उपस्थित कैल्शियम से क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया करने पर कैल्शियम बोरेट का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बोरॉन जो होती है वो मृदा में बोरेट के रूप में पाई जाती है और इस बोरेट के रूप में ही पौधे क्या करते हैं? बोरॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखिए, इस कैल्शियम बोरेट का अवशोषण पौधे की जड़ों के द्वारा नहीं किया जाता। जब मृदा में कैल्शियम बोरेट का निर्माण हो जाता है तो पौधे इस कैल्शियम बोरेट का क्या नहीं कर पाते हैं? अवशोषण नहीं कर पाते। यदि मिट्टी के अंदर, ध्यान से सुनना है, यदि मिट्टी के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा है वो अधिक हो जाए, मिट्टी के अंदर यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पादप जो होंगे वो बोरॉन की उपलब्धता, पादपों को बोरॉन की उपलब्धता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। मिट्टी में यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो पौधे जो हैं उनको बोरॉन जो होता है वो कम मात्रा में क्या हो पाएगा? उपलब्ध हो पाएगा। ये बोरॉन क्या है? पादपों में कौन कौन सी क्रियाओं में, कौन कौन सी कार्यकी के अंदर सहायक होते हैं? बोरॉन के कार्य बता रहा हूं मैं आपको एक प्रकार से। बोरॉन जो होता है वो पादपों में कोशिका विभाजन की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। सेल डिवीजन की क्रिया के अंदर क्या होता है? सहायक होता है। बोरॉन कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा है, बोरॉन जो होता है वो पादपों में पराग कणों के अंकुरण में सहायक होता है। पराग कणों के अंकुरण में सहायक होता है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, पराग कणों के अंकुरण में कौन सहायक होता है? बोरॉन सहायक होता है। तीसरा मैं बता दूं, बोरॉन जो होता है वो पादपों में नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया में बोरॉन क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बताया। साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य और भी है कि बोरॉन जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बोरॉन को पौधे बोरेट के रूप में अवशोषित करते हैं। मृदा में बोरॉन जो होता है वो मृदा में उपस्थित बोरॉन, ठीक है, मृदा में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम बोरेट का निर्माण करते हैं, जिसको पौधे की जड़ें अवशोषित नहीं करते, अर्थात कैल्शियम बोरेट को पौधे अवशोषित नहीं करते। यदि मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो पौधे को बोरॉन की उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोरॉन की आपूर्ति पौधे में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोरॉन के कार्य है, बोरॉन कोशिका विभाजन की क्रिया में, पराग कणों के अंकुरण की क्रिया में, नाइट्रोजन के उपापचय की क्रिया में और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण की क्रिया में बोरॉन क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बोरॉन की कमी से पादपों में उत्पन्न होने वाले लक्षण, यानी कि न्यूनता लक्षणों पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। बोरॉन के न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, यदि पादपों में बोरॉन की कमी हो जाए, पादप में बोरॉन की क्या हो जाए? कमी हो जाएगी, तो पुष्पों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नंबर एक, पुष्पों की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और कई बार क्या होता है, पुष्पों की संख्या में कमी के साथ साथ क्या होता है, मैं आपको बता दूं, पुष्प कैसे हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। पुष्प कैसे हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद का अर्थ होता है अनफर्टाइल हो जाते हैं।
फर्टाइल नहीं, अनफर्टाइल। अनफर्टाइल का अर्थ होता है बंद। बंद का मतलब जो जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते, स्टेराइल हो जाते हैं। तो मैंने पहला बताया कि बोरॉन की कमी होने से पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है, और दूसरा मैंने बताया पुष्प जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तीसरी बात आप ध्यान से सुनना कि इस बोरॉन की कमी से पौधे की पत्तियां कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पत्तियां मोटी हो जाती है। बोरॉन की कमी से पत्तियां कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और कैसी हो जाती है पत्तियां, गहरे हरे रंग की हो जाती है। पत्तियां कैसी हो जाती है, गहरे हरे रंग की हो जाती है, गहरे हरे रंग की हो जाती है। तो बोरॉन की कमी से पुष्पों की संख्या में कमी होती है, पुष्प बंद हो जाते हैं, पत्तियां मोटी हो जाती है, और पत्तियां कैसी हो जाती है, गहरे हरे रंग की हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि जो आपके बोरॉन की यदि कमी हो जाए तो संग्रहकारी और मांसल ऊतकों का क्या होने लगता है, विघटन होने लगता है। संग्रहकारी व मांसल ऊतकों का क्या होता है, विघटन होता है। संग्रहकारी एवं मांसल ऊतकों का क्या होता है, विघटन होता है। संग्रहकारी और मांसल ऊतकों का यहां पर क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। देखिए हम बोरॉन पर आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किसी को बोरॉन के बारे में और जानना है तो मैंने बता दिया आपको, ये 4 मेन इसके कार्य हैं। और ये न्यूनता की कमी से पादपों में, बोरॉन की कमी से क्या है, पादपों में ये लक्षण देखने के लिए क्या है, मिलता है। बोरॉन के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं जिंक के बारे में। देखिए अब बात करते हैं जिंक के बारे में। देखिए जिंक, पौधे जो होते हैं वो मृदा से जिंक को द्विसंयोजक Zn++ आयन के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो मृदा से जिंक को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, Zn++ आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपको मैं बता दूं कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो जिंक का मुख्य घटक होता है। जिंक का मुख्य घटक कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। वो जिंक का क्या होता है, मुख्य घटक होता है। जिंक क्या काम करता है मैं आपको बता दूं। फास्फोरस के अवशोषण को जो नियंत्रित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जिंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है वो फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जिंक के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जिंक के द्वारा किया जाता है। देखो पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वृद्धि नियामक हार्मोन और एक होता है वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि नियामक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। और नियामक हार्मोन ऐसे होते हैं, निरोधक हार्मोन ऐसे होते हैं जो पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। स्टॉप प्लांट ग्रोथ, दैट इज नोन एज प्लांट इनहिबिटर हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे पादप वृद्धि हार्मोन होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन के रूप में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है IAA। ऑक्सिन हार्मोन जिसको IAA के नाम से जानते हैं। IAA का पूरा नाम है इंडोल, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। यानी कि जिंक जो होता है वो पादप वृद्धि हार्मोन यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। आपको मैंने बताया कि पौधे जो होते हैं वो जिंक का अवशोषण मृदा से Zn+ आयन के रूप में या द्विसंयोजक के रूप में अवशोषित करते हैं।
जिंक जो होता है उसका मुख्य घटक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। ये जिंक जो होता है वो पादपों के अंदर फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस इन प्लांट्स। और नेक्स्ट मैंने बताया जिंक जो होता है वो पादपों में इंडोल एसिटिक जो अम्ल होता है उसके निर्माण में, उसके संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। अब देखिए जिंक की कमी अगर पादपों में हो जाए तो उन पादपों में कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो न्यूनता के लक्षणों पर आपसे बात करते हैं। जिंक के न्यूनता के लक्षण, ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ जिंक। देखिए पादपों में यदि जिंक की कमी हो जाएगी तो नंबर 1 है कि पौधे का जो आकार होगा वो कम हो जाएगा, पौधे का तना छोटा हो जाएगा, ठीक है, अर्थात पौधा कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। पहला करैक्टर आपको पता लग गया है कि जिंक की कमी से पौधा कैसा हो जाता है, बौना हो जाता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका आकार कैसा हो जाता है, साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। जिंक की कमी से पौधे की पत्तियों का जो साइज होता है, आकार होता है, माप होता है, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात पौधे की पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिस रोग को लघुपर्ण रोग भी कहा जाता है। अर्थात पौधे की पत्तियों में कौन सा रोग हो जाता है, लिटिल लीफ डिजीज हो जाता है, लिटिल लीफ डिजीज। पौधे की पत्तियों में लघुपर्ण रोग हो जाता है, और पौधे की पत्तियों में लघुपर्ण रोग किसके कारण होता है, जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। पौधे के अंदर जो फिलोएम होता है वो कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, ठीक है। फिलोएम की जो शेप और साइज होती है, फिलोएम जो होता है वो कैसे हो जाता है, विकृत हो जाता है, यानी कि उनकी शेप और साइज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जिंक की कमी होने पर पत्तियों के अंदर श्वेत ऊतक क्षेत्र, पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर सफेद रंग के क्या बन जाते हैं, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जिंक की कमी होती है, और जिंक की कमी होती है तो उन पत्तियों में ऊतकों का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो जिंक की कमी से पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई देती है, सफेद धब्बेदार क्या है, दिखाई देने लगती है। ये जिंक की कमी से पादपों में उत्पन्न होने वाले रोग है, यह लक्षण है। तो जिंक की न्यूनता से पौधे कैसे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां कैसी, पत्तियों में कौन सा रोग हो जाता है, लघुपर्ण रोग हो जाता है, फिलोएम विकृत हो जाता है, और पत्तियां जो होते हैं उनमें ऊतक क्षय होने के कारण पत्तियां कैसी दिखाई देती है, धब्बेदार दिखाई देती है, ठीक है, स्पॉट शेप के रूप में क्या है, दिखाई देती है। देखिए जिंक के बाद हम बात करने जा रहे हैं क्लोरीन के बारे में। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन। देखिए ये क्लोरीन खनिज तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पौधे जो होते हैं वो क्लोरीन का अवशोषण मृदा से क्लोराइड आयनों के रूप में करते हैं। पौधे जो होते हैं वो मृदा से क्लोरीन का अवशोषण किसके रूप में करते हैं, क्लोराइड आयनों के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, क्लोराइड आयनों के रूप में क्या है, करते हैं। देखिए क्लोरीन के क्या कार्य हैं। क्लोरीन जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। क्लोरीन जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। और दूसरा है क्लोरीन जो होता है वो पादपों में विद्युत आवेशों के संतुलन में क्या होता है, सहायक होता है। विद्युत आवेशों के संतुलन में क्या होता है, सहायक होता है। विद्युत आवेशों के संतुलन में क्या होता है, सहायक होता है। क्लोरीन जो होता है इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, क्लोराइड आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
आपको मैं बता दूं, क्लोरीन की कमी यदि पादपों में हो जाए ठीक है, क्लोरीन की कमी जब पादपों में होगी तो यहां पर आपको बता दूं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें चित्तकबरी हरिमाहीनता हो जाती है। पत्तियों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? चित्तकबरी हरिमाहीनता हो जाती है। यानी कि संपूर्ण पत्ती में यानी कि हरिमाहीनता उत्पन्न होती, जगह जगह धब्बे बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चित्तकबरा। इसलिए हम कह सकते हैं क्लोरीन की कमी से पौधे की पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है? चित्तकबरी हरिमाहीनता क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। और अंत में क्या होता है कि वहां पे वो पत्तियां जो होती हैं उनमें ऊतकों का क्या हो जाता है? क्षय होने लगा। और ऊतकों का क्षय होने पर वो बिल्कुल कैसी हो जाती है? सफेद हो जाती है। तो पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है? पहला, क्लोरीन की कमी से या न्यूनता के लक्षण पे हम बात कर रहे हैं। क्लोरीन के न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स पर बात करें तो हमने बता दिया कि जो पत्तियां होती हैं उनमें चित्तकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। चित्तकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको हरिमाहीनता पहले बता चुका हूं कि पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल के नष्ट होने की क्रिया को ही हरिमाहीनता कहते हैं, क्लोरोसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप पत्तियों में क्या होता है? ऊतकक्षय होने लगता है। दूसरी बात मैं बता दूं, क्लोरीन की कमी से फलों का निर्माण कैसा हो जाता है? कम होता है। फलों का निर्माण कम होगा तो आप समझ जाइए उनके अंदर क्लोरीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो फलों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो फलों की कमी किसके कारण होती है? क्लोरीन के कारण ही होती है। मैंने देखो यहाँ पे क्लोरीन के दो कार्य बताए कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है, विद्युत आवेशों के संतुलन में होता है। क्लोरीन को मैंने न्यूनता के लक्षण बता दिया, पत्तियां चित्तकबरी और हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है और फलों के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। देखिए, क्लोरीन के बाद हम बात करते हैं निकिल के बारे में। ठीक है, देखिए बात करते हैं निकिल के बारे में। 1988 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, निकिल को, ठीक है, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1988 में निकिल को 17वां, कौन सा? 17वां अनिवार्य, ध्यान से सुनना, निकिल ये क्या है? खनिज तत्व है। तो 1988 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने निकिल को 17वां अनिवार्य तत्व के रूप में क्या किया था? सम्मिलित किया था। तो निकिल को 17वां अनिवार्य तत्व के रूप में जो सम्मिलित किया गया है वो डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। बात समझ में आ गई? देखिए, पौधे जो होते हैं वो निकिल को, ध्यान से सुनना, पौधे जो होते हैं वो निकिल आयनों के रूप में क्या करते हैं? Na+2 आयनों के रूप में मृदा से क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो निकिल को मृदा से Na+ आयनों के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि 1988 में डाल्टन ने निकिल की खोज की थी और इस निकिल को अनिवार्य 17वां अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में उसे शामिल कराया था। ठीक है, आपको मैं बता दूं, निकिल न तो एक जैव रसायन है, निकिल न तो एक जैव रसायन है, बायोकेमिकल है, और न ही क्या है इसका कोई कार्य है, न ही इसके न्यूनता के प्रभावों के बारे में हमें जानकारी अभी तक प्राप्त हुई। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि निकिल न तो कोई जैव रसायन है और न ही इसके कोई कार्य हमें अभी तक पता लगे, हमें उनके बारे में जानकारी लगी, और न ही उनके न्यूनता के प्रभावों के बारे में हमें क्या है? जानकारी है। निकिल जो होता है, मैं आपको बता दूं, यूरेज एंजाइम का क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। निकिल जो होता है वो यूरेज एंजाइम का क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। यूरेज एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। यूरेज एंजाइम का क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। निकिल जो है, या हम कह सकते हैं यूरेज एंजाइम निकिल का एक प्रमुख क्या होता है? घटक होता है। ये बात समझ में आ गई होगी निकिल के बारे में।
मैंने निकिल के बारे में बताया है कि 1988 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने निकिल को 17वां अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित किया। ठीक है, निकिल को पौधे निकिल प्लस आयन के रूप में मृदा में से अवशोषित करते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया निकिल जो होता है, निकिल जो होता है वो न तो क्या होता है एक जैव रसायन होता है, नहीं इसका कोई कार्य होता है, नहीं इसकी न्यूनता के प्रभाव के बारे में अभी तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, यूरेज एंजाइम जो होता है वो निकिल का क्या होता है, एक प्रमुख क्या होता है, घटक होता है। सबसे अंत में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मोलिबेडनियम। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मोलिबेडनियम पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मोलिबेडनियम ये हमारा अंतिम है। ठीक है, मोलिबेडनियम जिसको हम प्रतीक के रूप में किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, MO के द्वारा इसे क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि पौधे जो होते हैं वो मोलिबेडनियम का अवशोषण मोलिबेडनियम ऑक्साइड के रूप में करता है। किसके रूप में करते हैं, मोलिबेडनियम ऑक्साइड के रूप में करते हैं। पौधे मोलिबेडनियम का अवशोषण किसके रूप में करते हैं, मोलिबेडनियम ऑक्साइड के रूप में करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। मोलिबेडनियम जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है और दूसरा है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, इनका मुख्य क्या होता है, घटक होता है। मोलिबेडनियम जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। मोलिबेडनियम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। मोलिबेडनियम जो होता है ये नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। और ये दोनों एंजाइम क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपको बता चुका हूं कि पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए पौधे क्या काम करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में, ठीक है, परिवर्तित करके उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। देखो मोलिबेडनियम जो होता है वो लेग्यूम पादप होता है। लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं अर्थात दाल वाले पादप होते हैं, यानी कि जो चना है, मटर का पौधा है, इन पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात जो लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर मोलिबेडनियम जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखो अब हम बात करते हैं मोलिबेडनियम की न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण, और पहला लक्षण मैं आपको बता दूं, इन पादपों की पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। मोलिबेडनियम की कमी से भी पादपों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है मोलिबेडनियम की कमी होने पर पादपों में पुष्पन की क्रिया कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फ्लावरिंग की क्रिया कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मोलिबेडनियम की कमी से पादपों की पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, पुष्पन के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। मोलिबेडनियम की कमी से मैं आपको बता दूं, हमारी जो फूल गोभी होती है, ठीक है, उस फूल गोभी के अंदर मोलिबेड इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है कि जो फूल गोभी होती है उस फूल गोभी में एक रोग होता है जिसका नाम है वेपटेल रोग। वेपटेल रोग, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, वेपटेल रोग, ठीक है। वेपटेल जो डिजीज होती है वो फूल गोभी में किसकी कमी से होती है, मोलिबेडनियम की कमी से होती है।
मॉलिबेडियम की कमी से फूल गोभी के पौधे के अंदर व्हिप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें फूल गोभी की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है। फूल गोभी की पत्तियां विकृत किसके कारण होती है, मॉलिबेडियम के कारण होती है। और जो पत्तियां विकृत होती है, इस प्रकार के रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, व्हिप टेल डिजीज के नाम से क्या है, जाना जाता है। पौधे की नीचे की पत्तियां होती है, एक ऊपर की पौधे की पत्तियां, जैसे ये पौधा है तो ये नीचे की पत्तियां यहाँ पे लगी है, तो पौधे की जो नीचे की जो पत्तियां होती हैं इनमें क्या हो जाता है, कुर्बन हो जाता है, मोल्टिंग हो जाता है, कुर्बन हो जाता है। तो मॉलिबेडियम की कमी से क्या होता है, पौधे की जो नीचे की पत्तियां होती हैं उनमें क्या हो जाता है, कुर्बन रोग हो जाता है, ठीक है, मोल्टिंग हो जाती है उनके अंदर। ये मॉलिबेडियम की कमी से पादपों में लक्षण देखने के लिए मिलता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि पौधे जो होते हैं वो मॉलिबेडियम ऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मॉलिबेडियम जो होता है वो नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है। और ये एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक होता है। मैंने बताया कि लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, खास तौर से दाल वाले पादप जैसे चना का पौधा है, मटर का पौधा है, जिनके अंदर क्या पाई जाती है, जैविक ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, उन गांठ वाले पादपों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए मॉलिबेडियम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मॉलिबेडियम की न्यूनता के लक्षण मैंने बता दिया कि पौधे की पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, पुष्पन में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। पौधे की जो निचली पत्तियां होती हैं उनमें क्या हो जाता है, कुर्बन हो जाता है, कुर्बन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, मोल्टिंग के नाम से क्या है, जाना जाता है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि मॉलिबेडियम की कमी से फूल गोभी का जो पौधा होता है या फूल गोभी होती है उसकी पत्तियों के अंदर एक रोग उत्पन्न होता है जिसे व्हिप टेल रोग कहा जाता है। तो मॉलिबेडियम की कमी से फूल गोभी के पौधे की पत्तियों में व्हिप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है। अब तक हम 17 अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। पौधे को कौन सा खनिज तत्व किस रूप में प्राप्त होता है उसकी उपलब्धता के बारे में बात कर ली। यदि इन खनिज तत्वों की कमी पौधे में हो जाए तो उनमें किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनमें किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर कौन सी कार्य की प्रभावित होती है, उन सभी बिंदुओं पर हमने एक एक करके चर्चा कर ली है। हालांकि कई बार आपसे यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी, जैसे कई बार एक बार पूछा गया है कि मटर के अंदर मार्स रोग, ठीक है, मटर के अंदर मार्स स्पॉट रोग किसके कारण होता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि फूल गोभी के अंदर व्हिप टेल रोग किसके कारण होता है, जई के अंदर ग्रे स्पिक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, ये सारे, नींबू के अंदर शीर्षारंभी रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसे सवालों को आप जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछने की यहाँ पर क्या है, प्रबल संभावना होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिन पर हम आगे, जो हमारा लेसन आगे बढ़ेगा तब हम उन पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।